का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट 3 इसी सीरीज का तीसरा पार्ट करेंगे, 10 एमसीक्यू। चलिए जल्दी से कंसेप्ट देखते हैं। पहले एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आज हम पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, द नंबर ऑफ स्फीयर्स अ पर्टिकुलर स्फीयर इज टचिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर आप इस स्फीयर को देखें, ये जो येलो वाला है ये कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, 6 स्फीयर्स इन इट्स ओन प्लेन, अपने प्लेन में 6 स्फीयर, 3 इन द बॉटम लेयर और 3 इन द अपर लेयर। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। ऐसे अगर हम लोग सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसे एफसीसी भी कहते हैं उसमें देखें तो ए पर्टिकुलर स्फीयर इज अगेन टचिंग 12 स्फीयर्स, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। यहाँ पे भी क्या है, जो मिडल लेयर है 6 स्फीयर उसके 3 ऊपर और 3 नीचे। थोड़ा सीसीपी में और एचसीपी में आप डिफरेंस देखें। सीसीपी और एचसीपी में डिफरेंस क्या है, सीसीपी में जो तीसरी लेयर है इट इज सेम एज द फर्स्ट लेयर, इट इज नॉट सेम एज द फर्स्ट लेयर, ये डिफरेंट है। ये फर्स्ट लेयर आप देखें ब्लू वाली, और ये थर्ड लेयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक फ्रंट पे और दो पीछे हैं, या दो फ्रंट पे और एक पीछे है। जो एक लेयर हम बनाते हैं वो दूसरे के डिप्रेशंस के ऊपर रख के ही बनाते हैं, बट सी द डिफरेंस। यहाँ पर आप देखें ऊपर टॉप ऐसे दिख रहे हैं, और जो दूसरे वाले हैं सी लेयर वो ये दिख रही है थोड़ा सा, जब टॉप व्यू आप देखेंगे। और इन केस ऑफ एच सी पी द थर्ड लेयर इज सेम एज द फर्स्ट लेयर, ए बी, थर्ड लेयर इज अगेन ए। जैसे पहली लेयर है वैसी ही तीसरी लेयर है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज अगेन 12। अब जरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कंक्लूड कर लें। सिंपल क्यूबिक में द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, बीसीसी में 8 है, एफसीसी या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग एफसीसी 12, एचसीपी 12, सीसीपी एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एफसीसी इन सब में 12 है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी में 8 है, सिंपल में 6 है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं। क्वेश्चन देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में इट इज 12, डी इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ एचसीपी कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 12, ए इज द राइट आंसर। आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक पे जरूर नोट करें। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पे बात करें जरा। नंबर ऑफ एटम्स जो पर्टिकुलर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। जो बॉडी के सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। जो फेस के सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। इसकी डिटेल के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके। कॉर्नर वाले पर्टिकुलर का कंट्रीब्यूशन 1/8, सेंटर वाले का 1, फेस वाले का हाफ। अब जरा सिंपल में देखें, पर्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 8 कॉर्नर हैं, कंट्रीब्यूशन इंटू 1/8 करके 1, सिंपल में 1 पर्टिकल है। बीसीसी में कॉर्नर्स का 1 एक बॉडी के सेंटर में है, टोटल हो गए 2। इन केस ऑफ एफसीसी कॉर्नर पे 1, 6 फेसेस हैं, फेस वाले का हाफ कंट्रीब्यूशन है, 3 ये हो गए प्लस 1, टोटल इज 4। सिंपल में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। 4 याद रखना हो तो फेस सेंटर्ड में एफ है तो इट इज 4। बीसीसी हम बाई वर्ड यूज करते हैं 2 के लिए, बाई साइकिल, 2 टायर वाली साइकिल, बाई बाई मतलब 2। तो बॉडी सेंटर्ड बी से 2, सिंपल है तो 1 ही होगा, सिंपल में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी मतलब 4। तो ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एफसीसी में कितने होंगे, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, डी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने होते हैं, एग्जैक्टली बी इज द राइट आंसर, 2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटिक, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, दे कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। सारी मैग्नेटिक डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट्स पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में इक्वल नंबर में अलाइंड है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। जितना एक डायरेक्शन में है दैट इज कैंसल्ड आउट बाय द अदर,
और नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। अगर मैं इधर को गिनूँ तो इट इज़ 1 2 3 4 एंड 5 ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 एंड 5 द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एक्सपेक्ट करते हैं पर इतना होता नहीं है। रीज़न इज मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस बट इन अनइक्वल नंबर। तो कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो थोड़ा बहुत बचेगा तो नेट इफेक्ट होता है, दे हैव नेट इफेक्ट, पर कम मैग्नेटिक इफेक्ट इनका होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एमसीक्यू, if alignment of magnetic moment is in compensatory way so as to give a zero net dipole moment, magnetic moment, zero net magnetic moment, net magnetic moment 0 है, पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इक्वली अलाइंड हैं, तो वो क्या होंगे, तो वो क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, दे आर एग्जैक्टली एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस and this effect is called anti-ferromagnetism. Which of the following shows ferromagnetism? इनमें से कौन सा ferromagnetism शो करेगा? आप जरा इन एग्जांपल्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं CrO2 की बात करूं, CrO2 it is ferromagnetic, it shows ferromagnetism, so B is the right answer here. जरा मैं बाकी एग्जांपल्स भी अगर आपसे डिस्कस कर दूं, ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है इट इज डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक होता है। MnO मैंगनीज ऑक्साइड, MnO मैंगनीज ऑक्साइड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, इट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंड Fe3O4 इट इज फेरी मैग्नेटिक, ये फेरी मैग्नेटिज्म शो करता है, ये फेरी मैग्नेटिज्म शो करता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, डायमैग्नेटिज्म शो करता है, तो फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है CrO2। ये 4 एग्जांपल्स आप याद करके जाइएगा। अगली बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इट इंक्रीजेस। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ती है बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड। कंडक्टर्स की घटती है बिकॉज थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज। कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है। अगर कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी घटती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, और कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी घटती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। इन दोनों ग्राफ पे थोड़ा सा आप काम करिएगा, इनको आप रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेटल्स की कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, बी इज द राइट आंसर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ए इज द राइट आंसर। रेजिस्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस, किसकी रेजिस्टेंस घटेगी, रेजिस्टेंस किसकी घटेगी, मतलब कंडक्टिविटी किसकी बढ़ेगी, मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स। इनमें सेमीकंडक्टर ढूंढना है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, सी इज द राइट आंसर। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, सी इज अ सेमीकंडक्टर, सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी देयर इज अ ह्यूज गैप इन द वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग है इन केस ऑफ कंडक्टर्स, वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड में स्मॉल गैप है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एंड देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में देयर इज अ ह्यूज गैप, देयर इज अ ह्यूज गैप इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, सो सी इज द राइट आंसर हियर। इन 10 क्वेश्चंस पे आप काम करिएगा, रिवाइज देम ऑल। कल बात करेंगे अगली सीरीज की। थैंक यू वेरी मच।